और इस वक्त हमारे साथ जाफर हुसैन जुड़ चुके हैं। वो तेलंगाना में नामपल्ली असेंबली हल्के से एमएलए भी हैं। जाफर हुसैन साहब, आपसे मेरा सवाल बिहार इलेक्शन के ताल्लुक से है कि बिहार में एमआईएम ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है, तो इसे आप कितनी बड़ी कामयाबी समझ पा रहे हैं? क्या आपको इतने की ही उम्मीद थी या आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी उम्मीदें और ज्यादा हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के एफर्ट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 सीट जीते हैं। और हमारी जो उम्मीद थी हमारी 6 सीट पे थी, 1 सीट किसी वजह से माइनस हुई, ये अलग बात है। मगर हमारा जो मुजाहरा था सीमांचल बिहार के अंदर, हम समझते हम 5 साल के अंदर काफी कुछ गेन करें वहां पर। जी जाफर साहब, एक सवाल है कि कैसा लगता है जब कोई भी दूसरी तीसरी पार्टी जो आपकी मुखालफत में है वो जब ये कहती है, आपका रिश्ता किसी दूसरे पार्टी से जोड़ती है, कहती है कि ये बी पार्टी है, ये कॉमनल लाइन पे पॉलिटिक्स करते हैं, क्या ये सही मौका है कि उन्हें एक जवाब मिला है? अभी देख लीजिए, उनको तो खुद ब खुद ही पब्लिक ने जवाब, आवाम ने जवाब दे दिया है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है मजलिस के। अगर हम ऐसा होता तो क्या अवाम हमको एक्सेप्ट करती? क्या ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे साथ जाफर साहब आप जुड़े रहे, हमारे नुमाइंदे महफूज आलम भी मौजूद है हमारे साथ। महफूज, जाफर आलम जो एमएलए हैं नामपल्ली हैदराबाद से एमआईएम के, अभी हम उनसे सवाल जवाब कर रहे थे कि एमआईएम की जो परफॉर्मेंस रही है अभी तक, जो 5 सीटें एमआईएम के खाते में, उसके हवाले से महफूज आपसे जानना चाहूंगा कि एमआईएम को 5 सीटें मिलना ये कितना बड़ा एक चेंज है एमआईएम की सियासत के लिए, खासतौर से बिहार में? देखिए विशाल, अगर इस बात को यूं कहे कि एमआईएम को 5 सीटें मिलना बिहार की सियासत के लिए बहुत बड़ा चेंज है, इसलिए भी कि बिहार में 17% अक़लियती आबादी है और तमाम सियासी पार्टियों की सियासत कहीं ना कहीं अक़लियतों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ये और बात है कि अक़लियती मुद्दे जो हैं इंतखाबात में नहीं उठते हों, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां इस कोशिश में ज़रूर रहती हैं कि 17% जो अक़लियती आबादी का वोट है वो हमारी पार्टी की झोली में आ जाए। यही वजह है कि आरजेडी एमवाई को तरजीह देती आई है और नीतीश कुमार जो है लगातार कहते रहे हैं कि वो तमाम तबके के लिए काम कर रहे हैं। और इस बार सियासी नुमाइंदगी के सवाल पर भी जेडीयू ने काफ़ी इंसाफ किया, 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। तो ये कहा जा सकता है कि एमआईएम ने जो जीत हासिल की है सीमांचल के इलाके में, उसके असरात दूसरे पार्टियों पर पड़ेंगे। और ये अक़लियतों के ऊपर जो सियासत होती है या वोट बैंक की जो सियासत है, कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा बेस सियासत भी बनेगा। और दूसरी सियासी पार्टियों में, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों में, मुस्लिम लीडर हैं जो प्रेशर में रहते हैं, खुद उनके मुताबिक वो प्रेशर में रहते हैं, उनके ऊपर जो है उनकी पार्टी भरोसा करेगी ताकि वो 17% वोटों में सेंधमारी कर सके। तो ये कह सकते हैं कि एमआईएम की जीत से दूसरी पार्टियों के मुस्लिम लीडरों को भी फर्क पड़ेगा, जो दूसरी पार्टियों में मुस्लिम लीडर हैं उनको भी फायदा होगा। एक बात यहाँ ये भी कहें कि सीमांचल में जिस तरह से महफूज, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। महफूज, जाफर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद, जरा उनसे एक आध सवाल और कर लेते हैं। लेकिन जाफर साहब, महफूज मुझे सिर्फ ये बता दीजिए पहले, ताकि मैं जाफर साहब से इस पे बात करूं कि क्या अभी कुछ और सीटें ऐसी आ रही है जहां पर एमआईएम लीड करती नजर आ रही है? यहां टैली में तो हमारे पास अपडेट नहीं है, आपको वहां से अगर कोई ऐसा इनपुट मिल रहा हो कि जहां से अभी और उम्मीदें हों कुछ एमआईएम को? ही वो इलाका है जहां से एमआईएम को बढ़त शुरू से ही बढ़त मिल रही थी और 5 सीटें जो है एमआईएम जीतने में कामयाब हुई है। कई सीट ऐसे हैं जहां एमआईएम रेस में है, लेकिन बढ़त की खबर जो है अब तक नहीं आई है। बढ़त की खबर नहीं है। अब मैं सीधे चलता हूं जाफर हुसैन साहब के पास। जाफर साहब, क्या आपको इनपुट मिल पा रहा है? आप भी वहां कैंपेन में गए थे, जितनी सीटें आपने लड़ी हैं, अलायंस को तो है ही आपके साथ, लेकिन अलायंस को छोड़कर एमआईएम खुद जितनी सीटों पर लड़ी है, उसमें से जितनी सीटें अभी 5 सीटों पर कामयाबी मिली है और लीड में भी अभी फिलहाल आपकी पार्टी वहां नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी कामयाबी का यहां फुल स्टॉप आ गया 2020 में? नहीं, अभी कुछ कह नहीं पाते जब तक के रिजल्ट पूरे नहीं आ जाते ना, कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास भी इसके बाद की अपडेट कुछ है नहीं। तो इंशाल्लाह जैसे आ जाएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया आपका जाफर हुसैन साहब जानकारी के लिए। मुनज़्ज़ा महफूज हमारे साथ बने हुए हैं।
बिल्कुल। महफूज, आपसे जानना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा ये इलेक्शन बिहार में हुआ, वहीं पर हम ज्यादा डिफरेंस अब जो है एनडीए और महागठबंधन में नहीं देख रहे हैं, लेकिन आरजेडी और अगर बीजेपी की भी बात करें तो दोनों पार्टियां जिस तरह से जीत दर्ज कर रही है, लीड जिस तरह से विन में तब्दील हो रहा है, उसमें भी ज्यादा फर्क अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें जो समझा जा रहा था कि बिहार पॉलिटिक्स में अभी का जो टाइम है ये एक सही टाइम है, राइट टाइम है कि शिफ्ट किया जाए, जनरेशनल शिफ्ट किया जाए पॉलिटिक्स को, क्योंकि बात करें नीतीश कुमार की चाहे लालू प्रसाद की, तो समझा जा रहा था कि अब अगर नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा था कि वो पीछे हटेंगे, लालू प्रसाद यादव वो चुनाव ही लड़ रहे हैं, तो ये जो यूथ लीडर्स है और जिस तरह से चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, उन्होंने इस पूरे चुनाव में कैंपेनिंग भी की, तो ये एक राइट टाइम माना जा रहा था कि ये जनरेशनल शिफ्ट हो जाए इस इलेक्शन में। तो क्या अब जिस तरह से नताइज सामने आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सही में जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है या कहीं ना कहीं अभी उसमें और भी वक्त लगेगा? देखिए मुनज्जा, ये कहा जाएगा कि बिहार के जो नताइज आ रहे हैं बिहार असेंबली इंतखाबात के, वो कमाल के हैं। यानी मैंडेट जिस तरह से आ रहा, जो रुझान अभी भी आ रहे हैं, जहां लीड कई पार्टियां लीड ली है, ये कमाल का है। आप देखिए कि 24 सीट ऐसे हैं जहां अब वोटों का फर्क जो है सिर्फ 1000 का रह गया है। यानी 24 सीटें जिसके खाते में जाती है या उस पर बढ़त बनाता है, हुकूमत उसकी बनेगी। यानी अब तक ये हो रहा था कि एनडीए लीड ले रहा था और अजीम इत्तेहाद पीछे थी, लेकिन अजीम इत्तेहाद के लीडरों ने दावा किया है कि वो अभी वो जो है पूरी उम्मीद है, वो मायूस नहीं हुए हैं, मुमकिन है कि आने वाला वक्त जो है उनका हो। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों इत्तेहाद की धड़कन बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ मुनज्जा, जिस तरह से आपने सवाल किया कि जनरेशन शिफ्ट की बात अगर कह लें, तो तेजस्वी यादव ने एक मुद्दे को लेकर जो है बिहार असेंबली इंतखाबात में उन्होंने रखा था, एक सवाल को रखा था, वो रोजगार का सवाल था। और लगता ऐसा है कि लोगों ने उस रोजगार के सवाल पे भरोसा किया है, तभी जो है इतनी सीटें जो है आरजेडी के पास आई है। उधर अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका में हो गई है। नीतीश कुमार जो है छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी कम सीटें जीती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर एनडीए की हुकूमत बिहार में बनती है, हालांकि अभी वक्त है, गिनती चल रहा है, फाइनल कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर एनडीए की हुकूमत बनती है तो वहाँ पे एक सवाल फिर एनडीए में ये उठने लगेगा वजीर आला को लेकर, जो कि अभी भी बीजेपी के कई लीडर जो है ये सवाल को रख रहे हैं कि नंबर जिसके पास ज़्यादा है वजीर आला का उम्मीदवार उसी की पार्टी से होना चाहिए। हालांकि इंतखाबात से पहले ये, लेकिन महफूज ये सवालात तो तब आएंगे जब फाइनल फिगर आ जाएगा एनडीए के फेवर में। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा महफूज, अपने नाज़रीन को भी, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया है। 120 सीटों पर अब लीड कर रहा है एनडीए और 120 में 87 जीत भी शामिल है। और उसी तरफ देखें तो आरजेडी अलायंस 115 पर, यानी कि सिर्फ 5 सीटों का सिर्फ फर्क है। तो क्या ये 5 सीटों का फर्क भी कम हो जाएगा? एनडीए 20 से और आगे बढ़ जाएगा 120 से, या फिर आरजेडी प्लस आगे बढ़ जाएगी? चूंकि अभी मनोज झा ने जिस तरह से मीडिया के सामने कुछ देर पहले कहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देख ही लीजिएगा, ये मैं आपको बिल्कुल पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि नंबर पलटेगा। महफूज, उनके दावों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? सिर्फ 5 सीटों का फर्क है अभी जीत और लीड मिलाकर एनडीए और आरजेडी प्लस में। देखिए विशाल, जितना क्लोज फाइट हो गया है, जो रिजल्ट आ रहा है, अब ये कहा जा सकता है कि यही 5 सीटें जो है पलट देंगी, उलट देंगी सिचुएशन को, या तो एनडीए या फिर अजीम इत्तेहाद। अजीम इत्तेहाद को देखें तो मनोज झा की बात कह लें तो मनोज झा ने यह दावा किया है कि अजीम इत्तेहाद को बहुमत मिलेगी, अक्सरियत मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी गिनती हो रही है, वोटों की गिनती हो रही है, अभी हम मायूस नहीं हैं, अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। ये दावा जो है मनोज झा का है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो सीटों की गिनती चल रही है तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये जो मरहले जो बाकी हैं, 5 सीटों के मरहले बाकी हैं, लगता ऐसा है कि जिसके खाते में जो है वो सीटें जाएंगी, बिहार का मुकद्दर जो है उसके हाथ में होगा। तो काफी
क्लोज फाइट है और गिनती भी काफी एहतियात बरता जा रहा है। हालांकि अलग अलग तरीकों के इल्जामात भी लगने लगे हैं, बावजूद इसके अब तमाम लोगों की नजर जो है इस पर बनी हुई है कि बिहार का मुकद्दर जो है किसके हाथ में आता है। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है और इस तरह का मैंडेट जो है, इस तरह का रिजल्ट जो है बिहार के असेंबली इंतखाबात के नतायज जो है कभी ऐसे नहीं रहे हैं। जितने दिलचस्प जो है अभी रिजल्ट हुए हैं कि हर पार्टी की धड़कन जो है बढ़ी हुई है। आपको हैरानी होगी कि जेडीयू ने भी खुशी मनाया है और बीजेपी ने भी अपने पार्टी में खुशी मनाया है। दोनों तरफ जश्न का माहौल है। दोनों जो है इस उम्मीद में है कि कुछ भी हो सकता है। दोनों ये इस उम्मीद में है कि वो अपनी हुकूमत बना रहे हैं। जी वैसा महफूज, एक बड़ा अहम सवाल यहां पर है, छोटा सा एक सवाल कि 115 पर लीड प्लस विक्ट्री आरजेडी प्लस की, 120 पर एनडीए की है, लेकिन दूसरी तरफ एमआईएम ने 5 सीटें जीत ली हैं। क्या ये एमआईएम की 5 सीटें जरूरत पड़ी तो किसे ये साथ दे सकती है? महफूज, आपका अंदाजा क्या है? ये आरजेडी प्लस की तरफ जाएंगी या फिर एनडीए की तरफ जाएंगी? देखिए वैसाल, ये सवाल जो है एमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान के सामने मीडिया ने रखा था। अख्तरुल ईमान ने ये वाजे किया है कि जरूरत पड़ी तो वो अजीम इत्तेहाद की हिमायत एमआईएम कर सकती है और इस सिलसिले में वो अपनी पार्टी के हाईकमान से बात करेंगे। लेकिन ये वाजे है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम लोगों से बात करेंगे और लोग जिस तरह से कहेंगे उसके मुताबिक जो है एमआईएम फैसला करेगी। तो ये यकीन से कहा जा सकता है कि अगर अजीम इत्तेहाद को जरूरत पड़ती है कुछ सीटों की या कुछ एमएलए के सपोर्ट की, तो एमआईएम यकीनन जो है अजीम इत्तेहाद को सपोर्ट कर सकता है। जी विशाल। जी महफूज, आप बने रहें। इम्तियाज जलील जो मेंबर पार्लियामेंट है एमआईएम के, उनका बयान क्या है इस सिचुएशन पर, उन्हें सुनते हैं। देखिए, बिहार के अंदर ऑलरेडी मजलिस ने अपना खाता पिछले साल खोल चुका था, जहां पे हम लोगों ने जो बाई इलेक्शन हुआ था पिछले साल, तो वहाँ पर हम किशनगंज से जीत हासिल कर चुके थे। तो वहाँ पर एमआईएम ऑलरेडी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी थी। अब इस बार हमने वहाँ से 21 सीटों के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा और उन 21 सीटों को हमने बेसिकली सिर्फ सीमांचल इलाके के अंदर इस वजह से ये किया कि अगर इस देश का, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ कोई इलाका अगर हमको नज़र आया तो वो सीमांचल का क्षेत्र है। उसकी वजह यह है कि वो वहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 70 सालों के अंदर जितने भी राजनीतिक पार्टियां आए, उन्होंने सब ने वहाँ पर सीमांचल को एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया है कि हम आएंगे तुम्हारे पास, तुमको कहेंगे कि वोट डालो और तुम्हारा काम है कि वोट डालना। हमारे जाने से कम वहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर कितनी अंडर डेवलपमेंट है, कितना पिछड़ा हुआ है, ये मीडिया ने भी देखा और दूसरे राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो गई थी कि हमको सीमांचल के बारे में भी अब बात करना पड़ेगा करके, क्योंकि वहां पर असदुद्दीन अवैसी पहुंच चुके हैं करके। और उसी का नतीजा है कि 2015 में जब हम वहां पर गए थे तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये वादा किया था कि हम जीतो या हारो, हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और उन्होंने लोकसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आया था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश किया जाए करके। इसको पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बिल लाकर पेश किया था। अब जब यहां पर उन्होंने देखा कि मजलिस इतनी मजबूत हो रही है, तो इलेक्शन से महज जिस दिन प्रचार खत्म हो रहा था उससे एक दिन पहले की जो सभा थी उसके अंदर आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा कि हाँ, हमको सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल अगर हम सत्ता में आते हैं तो लाना रहेगा करके। तो कम से कम हमने वहां के वोटरों के साथ इंसाफ दिलाने का काम किया है। सीटें कितनी आएंगी, हमारा वोटिंग परसेंटेज कितना हो। तो जाते जाते एक छोटी सी ब्रेकिंग यहां पर कि फासला सिर्फ 3 सीटों का रह गया है। एनडीए प्लस यानी एनडीए में और आरजेडी प्लस पे सिर्फ 3 सीटों का फासला। 119 पर एनडीए है और 116 पर आरजेडी प्लस है। फिलहाल मुनज़्ज़म हमें यहां पर एक छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हमारे साथी जिलानी के साथ देखेंगे कश्मीर न्यूज।